गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है सेल साइकिल स्टार्ट करते हैं बेटा, और इसको 2 लेक्चर में हमको कंक्लूड करना है सेल साइकिल जो है। क्योंकि अब ऑलरेडी आप लोगों का बहुत सारा बेसिक जो है वो क्लियर हो गया है, तब जो है हम इसमें, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर है अगला जो है बायोमॉलिक्यूल है, वो थोड़ा टाइम लेता ही है। ठीक है। और सेल साइकिल जो प्रैक्टिकली काफी इजी चीजें हैं। इसमें हमको सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो डेफिनेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं कि मेटाफेज में का मतलब क्या है, प्रोफेज हम कैसे बोल रहे हैं, उसमें इवेंट क्या क्या हो रहे हैं, उस चीज पे हमको ध्यान देना है बेटा। तो सेल साइकिल को समझने के लिए बेटा सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि सपोज करो ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो सेल जो है मेटाबॉलिकली क्या होती है बेटा, एक्टिव होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो ट्रॉमा हो गया या कोई इंजरी हुई, हाँ की स्किन आपकी कट गई, छिल गई, तो क्या होगा बेटा कि उस प्लेस को फिल करने के लिए, उस ट्रॉमा वाली प्लेस को फिल करने के लिए न्यू सेल का फॉर्मेशन जो है आपने देखोगे, और उसको अगर आप 6 मंथ बाद देखो तो आपको उसमें काफी ड्रास्टिकली चेंज दिखेगा, जान ही नहीं पाओगे। तो ये जो जो चेंज हो रहा है कैसे भी होता है बेटा, इस एक सेल का जो है डिवाइड होना, इस सेल का डिवाइड होना, या इस ओल्ड सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन जो है ये होना बहुत ज्यादा। जो ओल्ड सेल है वो न्यू सेल फॉर्म करती है। तो ओल्ड सेल से क्या होती है बेटा, न्यू सेल फॉर्म होती है। तो ये ओल्ड सेल से न्यू सेल फॉर्मेशन की जो पूरी स्टेप्स है ना, ये पूरी जो स्टोरी है, उसको हम सेल साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सेल साइकिल में सेल जो है अपनी लाइफ जो है कैसे स्पेंड कर रही है, किस तरह से मेटाबॉलिकली एक्टिव है, किस तरह से एक सेल से दूसरी सेल बन रही है। तो याद रखो बेटा, एक तो मैंने बताया कि सेल को जब भी, अब ठीक है, ये जो है बेटा एक सेल से जो है न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके अलावा मैं बात कर रहा था बेटा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है बेटा कि मेल, ये जो साइन है बेटा याद रखो, ये मेल गैमिट का साइन है, ठीक है ना। जो ऐसा एरो लगा देते हैं नीचे, जो प्लस का साइन है बेटा, ये फीमेल गैमिट का साइन है, यूनिवर्सल साइन है। आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको हर जगह काम आएगा बेटा, मेल गैमिट है फीमेल गैमिट है। ये फ्यूज होकर क्या बनाते हैं बेटा, जाइगोट बनाते हैं। और हायर ऑर्गेनिज्म में ये जाइगोट जो है ये फिर डेवलप होकर जो है ये ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। अब देखो बेटा, ये 2 गैमेट है, ये भी सेल हैं। अगर सपोज करो, जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो क्या होगा बेटा, ये ह्यूमन बॉडी से ही बनी हुई सेल है, तो इसमें भी क्या होगा, सपोज करो इसमें 46 क्रोमोसोम इसमें भी आ गए, और मेल गैमेट में भी 46 क्रोमोसोम आ गए, तो जाइगोट में कितने होंगे बेटा, 92 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो देखो क्या होगा कि ये जो फ्यूचर जनरेशन में जो क्रोमोसोम का नंबर है बेटा वो ऑल्टर हो गया। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन गैमेट में हम क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देते हैं। गैमेट में हम क्या करते हैं बेटा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देते हैं। तो मेल गैमेट में एंड फीमेल गैमेट दोनों में ही क्या होगा, इंस्टेड ऑफ 46 देयर विल बी 23 क्रोमोसोम, इंस्टेड ऑफ 46 देयर विल बी 23 क्रोमोसोम। So during the formation of zygote, the original number, that is 46 number of chromosome is restored. So that during the formation of zygote, original number of chromosome, that is the 46 number is restored. तो देखो ये जो डिवीजन हो रहा है बेटा, जिसमें जो गैमेट बन रहे हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है। इस डिवीजन को हम बोलते हैं बेटा मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। तो अब देखो इसको फिर से एक बार लिखो, बॉडी की जो हमारी हर सेल है ना, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम हर सेल में होगा, ईच सेल। yes, हमारी बॉडी अपनी सेल है, सब में मिलेगा बेटा, ठीक है। तो देखो अब मैं बात कर रहा था इसको सेल डिवीजन, या अभी सेल साइकिल लिखते हैं, डिवीजन नहीं लिखते, सेल साइकिल, ठीक है। तो याद रखो बेटा, सेल साइकिल में मैंने सबसे बात किया कि जो सेल जो है डिवाइड क्यों होती है। सबसे पहला रीजन है सेल के डिवीजन का ग्रोथ, ठीक है ना, ग्रोथ एंड रिपेयर। अगर कुछ इंजुरी हो गई तो उसको रिपेयर करना। पेरेंट, जितना क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स में था बेटा, उतना ही क्रोमोसोम क्या होगा,
जो प्रोजीनो बन रही है उसमें होगा, ठीक है। दूसरा जो है बेटा, सेल क्यों डिवाइड, गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होगा बेटा, इसको जिसमें जो सेल डिवीजन होगा वो म्यूसिस होगा। इसको हम जब लास्ट में बेटा एक बार कंपेयर भी करेंगे, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। एक्चुअली जब माइटोसिस एंड म्यूसिस जब मैं कंप्लीट करूंगा, फिर इन दोनों सेल डिवीजन को हम एक साथ जो है ना कंपेयर भी करेंगे। अभी जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ कि सेल में दो टाइप के डिवीजन मिलते हैं बेटा, और उनका पर्पज क्या होता है। पहला पर्पज है ग्रोथ एंड रिपेयर, तो वहां माइटोसिस होगा। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जो एग्जैक्टली सेम एज पेरेंट होगा। दूसरा डिवीजन होगा बेटा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और यहाँ म्यूसिस होगा, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज पेरेंट। पेरेंट की क्या होती है बेटा, हाफ होती है, ठीक है ना। तो ये दो सेल डिवीजन है बेटा, ये दो टाइप के सेल डिवीजन है, माइटोसिस एंड म्यूसिस। और इसको अभी तुम फिलहाल इतना इंट्रोडक्शन आप याद रखो। अब हम बात करते हैं बेटा, आज जो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा माइटोसिस की। सबसे पहले हम बात करते हैं सर वो डॉटर के बाद क्या लिखा था? डॉटर सेल। जो सेकंड वाले बात को बोल रहे हो बेटा, सेकंड वाला जो पॉइंट लिखा था म्यूसिस में बोल रहे हो। म्यूसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ इन डॉटर सेल एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। तो मेरे ख्याल से एज कंपेयर टू पेरेंट सेल होगा बेटा। इसको नोट्स वैसे मैं तुमको पूरे दूंगा बेटा, लेकिन याद रखो कि क्लासरूम में लिखते चलना, क्योंकि नोट्स जो होते हैं ना टिपिकल जो एक बुकिश होता है, लेकिन जो क्लासरूम में जो मैं आपको पढ़ाता हूँ बिल्कुल जो इंस्टेंट में जो मेरे को थॉट आते हैं वो सारी चीजें मैं एक्सप्रेस करता चलता हूँ, ठीक है ना। ये इस तरह की, और उसमें जो है बहुत बुकिश होता है, तो कई बार उसको रिटेन करना नोट्स को डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये आप आराम से रिटेन कर लोगे एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, ठीक है। ये रहा होगा मोस्ट लाइकली। नोट्स भी आपको इसके पूरे मिलेंगे इस टॉपिक के। तो माइटोसिस की बात करते हैं बेटा। देखो माइटोसिस में पर्पज में बता दिया ग्रोथ, इस सेल को ग्रोथ के लिए करना है या रिपेयर के लिए करना है। तो याद रखो बेटा कि जो ये माइटोसिस या जो सेल डिवीजन है, ये क्या होता है कि सेल जो है डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर लेती है। सेल जो है बेटा डायरेक्टली डिवाइड नहीं करती है। सेल डिवीजन से पहले जो है, सेल डिवाइड करने से पहले ये डिवीजन की प्रिपरेशन करती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज कहने का मतलब यह बेटा है कि सेल जो है सीधे डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर लेती है। ये जब सेल डिवाइड करेगी उससे पहले क्या होती है, कुछ ना कुछ तैयारी करेगी, कुछ प्रिपरेशन करेगी, ठीक है ना। तो उस प्रिपरेटरी फेज को हम बोलते हैं बेटा इंटरफेज। वो जो प्रिपरेटरी फेज जो होती है इंटरफेज, ठीक है। और इंटरफेज में क्या होगी, सेल अपने डिवीजन की पूरी प्रिपरेशन करेगी, और उसके बाद क्या होगी बेटा, ये एक्चुअल में डिवीजन फेज में जाएगी। उसके बाद कितना एंटर करेगी, डिवीजन फेज, डिवाइड करेगी। और डिवीजन फेज को हम बोलते हैं बेटा, डिवीजन फेज को हम बोलते हैं एम फेज। डिवीजन फेज को हम बोलते हैं बेटा एम फेज, ठीक है। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि सेल डिवीजन से पहले जो है इंटरफेज में क्या क्या होता है। इंटरफेज में क्या क्या होता है, तो देखो जो इंटरफेज को बेटा हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है G1 स्टेज, एक है G1 स्टेज, दूसरा है बेटा एस स्टेज या एस फेज लिख सकते हो, फेज या स्टेज कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा G2 स्टेज। तो जो इंटरफेज है, जो प्रिपरेटरी फेज है, सेल डिवीजन से पहले की जो फेज है बेटा, उसको आप ये 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हो, G1 स्टेज, एस फेज एंड G2 स्टेज। अब बात करते हैं
इंटरफेज में या जो आपकी प्रिपरेटरी फेज है उसमें क्या क्या हो रहा है? ये है बेटा नॉर्मल मेटाबॉलिक स्टेज ऑफ ए सेल। नॉर्मल मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ ए सेल। इसको अगर तुम इस तरह से समझो कि एट प्रेजेंट जो है, अगर आप एडल्ट में आप देखोगे बेटा, तो कुछ स्पेसिफिक सेल अगर छोड़ दो, खासकर जो स्किन की जो सेल है या जीआईटी की जो सेल है, मोस्ट ऑफ दी सेल क्या होती हैं, वो क्या कर रही हैं, उनमें कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है बेटा। उन सेल्स में क्या चल रही है, कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है। ये सपोज करो बेटा एक नॉर्मल सेल है, इसको अगर अपने आप को सर्वाइव रखना है, इसको अपने आप को जिंदा रखना है, सर्वाइव करवा के रखना है, तो क्या करना होगा बेटा, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी कहाँ से आएगा बेटा, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आएगा। साथ ही साथ क्या हुआ बेटा, अगर इसको अपने आप को सर्वाइव करके रखना है, इसके जो साइटोप्लाज्म में सोडियम, पोटेशियम या जितने भी और आयंस हैं, उनके कंसेंट्रेशन को क्या होगा, नॉर्मल मेंटेन करके रखना होगा। उसके बाद और क्या होगा बेटा कि सेल के अंदर बहुत सारे इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके अलावा क्या है बेटा, गोल्जी एपरेटस है। ये जो इंट्रासेलुलर जो ऑर्गेनेल होते हैं, ये भी क्या होते रहते हैं, ओल्ड होते जाते हैं। तो जो ओल्ड इंट्रासेलुलर ऑर्गन है उनको भी रिप्लेस करना होगा। ये जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है ना सेल की, वो किस स्टेज में चलती है बेटा, जीवन स्टेज में। तो जीवन स्टेज में आप क्या लिख सकते हो बेटा, इट्स नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी ऑफ सेल, एक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है ना, टू मेंटेन इट्स इंटीग्रिटी, टू मेंटेन इट्स इंटीग्रिटी। इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जो सेल की जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी, जैसे सेल है, अगर इसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा बेटा, सेल डाई, मर जाएगी। अगर इसके अंदर सोडियम पोटेशियम का बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा या कम हो जाएगा, उससे भी सेल को हार्म होगा। अगर इसका माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनल हो जाएगा तो वो भी सेल को डैमेज कर देगा। तो इन सारी चीजों को जो मेंटेन करने के लिए जो डे टू डे एक्टिविटी चल रही है, जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, वो स्टेज को हम बोलते हैं बेटा जीवन स्टेज। अब क्या हुआ बेटा, सपोज करो कि सराउंडिंग की कोई सेल डैमेज हो गई, सराउंडिंग की कोई सेल डैमेज हो गई। अब सेल को क्या है बेटा, अब रिपेयर करना है। अब क्या है, अब जो 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 पार्ट डैमेज है उस पार्ट को रिपेयर करना है। तब क्या होगा बेटा, अब सेल को एक स्टिमुलस मिला, अब सेल के पास एक स्टिमुलस आया, जिसकी वजह से अब सेल डिसाइड कर रही भाई कि अब मुझे डिवाइड करना है, या मुझे जो भी डैमेज हुआ है उसको उसको रिपेयर करना है। तो क्या होगा, अब जैसे ही सेल को स्टिमुलस मिलेगा, अब सेल जो है जीवन स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में चली जाएगी। अब क्या होगा, जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा बेटा, सेल जो है जीवन स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में चली जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में चली जाएगी। तो जीवन से जो नेक्स्ट स्टेज है बेटा वो है एस फेज या एस स्टेज भी बोल सकते हो, ठीक है। याद रखो बेटा कि जब भी एक सेल से दूसरी सेल बनती है, जैसे एक सेल है और उससे दूसरी सेल बनती है, ठीक है ना, ये दूसरी नई सेल बनी, एक से दो नई सेल बनी, तो आपको पता है बेटा कि हर सेल को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कुछ सर्टेन एक्टिविटी करनी होती है। जैसे सपोज करो अगर लीवर सेल है, तो लीवर के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है ना, उसको बाइल फॉर्म करना है, या लीवर को सर्टेन मेटाबोलाइट्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना है। तो जो भी सेल है उसको कुछ फंक्शन करने होते हैं या कुछ काम करने होते हैं। और हमको पता है सेल के अंदर जितने भी वर्क होते हैं, जो भी वर्क होते हैं, वो मेनली किसके द्वारा किए जाते हैं बेटा, सेल का जो मेन जो वर्क होता है मेनली किसके थ्रू होता है, वो एंजाइम के थ्रू होता है, ठीक है। और हमको ये भी मालूम है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन। तो जो नॉर्मल क्या हो रहा है बेटा, एंजाइम जो होते हैं सारे वो प्रोटीन होते हैं, एंजाइम जो होते हैं सारे प्रोटीन होते हैं। अब हमको पता है कि ये अगर इसको किसी भी सेल को अगर एक पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम बनाना है तो क्या होगा, इस एंजाइम को कैसे बनाना है, ये एंजाइम कैसा होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है,
वो सेल के डीएनए में होती है। वो कहाँ होती है बेटा? सेल के डीएनए में होती है। तो अगर इस सेल से नई सेल बन रही है तो क्या होना होगा? इसका जो डीएनए है या इसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो न्यू सेल में भी जानी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओल्ड सेल है उससे न्यू सेल में क्या जानी होगी बेटा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन जानी होगी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और हमको पता है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें रखी होती है? वो डीएनए में रखी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ओल्डर सेल से न्यू सेल फॉर्म होती है, जब ओल्ड सेल से न्यू सेल फॉर्म हो रही है, तो उसको जो है एक इंफॉर्मेशन हम उसको देते हैं। वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? डीएनए के फॉर्म में होती है। तो ऐसे स्टेज में क्या होगा बेटा? ये जो डीएनए है ना, ये रेप्लिकेट होगा। ये डीएनए अपने आप को डबल करेगा। यानी यहाँ पर क्या होगा? हम लिख सकते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सर अब इसको हाँ बेटा बोलो। सर माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोसोम नॉर्मल टाइम पे डुप्लीकेट होते रहते हैं या तो फिर बस सेल डिवीजन के टाइम पे होते हैं? नॉर्मल टाइम पे भी डुप्लीकेट होते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो भी डुप्लीकेट होते हैं। एक्चुअली सेल की अगर साइज बढ़ रही है, सपोज करो सेल की साइज अभी इतनी है और सेल ये इतने साइज की होगी, बढ़ गई, तब इसको ज्यादा एनर्जी की चाहिए जरूरत होगी, तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट होंगे। लेकिन अगर एक बार अपना मैक्सिमम साइज अगर सेल ने अटेन कर लिया तो उसके बाद रूटीन डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, अनटिल अनलेस अगर माइटोकॉन्ड्रिया किसी रीजन से डैमेज ना हो। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर डैमेज हो गया हो, अगर उसको रिप्लेस करना हो तो फिर नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। वैसे रूटीनली जो है फिर नहीं करते हैं। तो फिर जीवन स्टेज में माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोसोम का डिवीजन बोल सकते हैं? क्या क्या चीज बोल रहे हो बेटा? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या पूछ रहे हो? सर जीवन स्टेज में नॉर्मल मेटाबॉलिक इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोसोम का डिवीजन बोल सकते हैं? क्रोम बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लासिकली हम लेते हैं G2 फेज में होता है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया क्लासिकली जो है ना वो G2 फेज में होता है, जीवन में नहीं होता, G2 में होता है क्लासिकली। ठीक है, अभी मैं आगे आऊंगा, अभी तो जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस ही कर रहा हूँ चीजों से। अब ये चीजें मैं और क्लियर करूंगा बेटा, ठीक है, इसको कॉमन एनालॉजी से हम क्लियर करेंगे अभी। ठीक है, तो जो एस फेज में क्या हो रहा है बेटा? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। देखो इसका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या है? ये सपोज करो बेटा ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये डीएनए का पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये हर सेल में रहेगा ना, हर सेल में वही डीएनए का मॉलिक्यूल होगा। आपकी बॉडी की जितनी भी सेल है सब में एक ही टाइप का डीएनए का मॉलिक्यूल होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब क्या है बेटा, ये जो है, अब इसको जो ये जो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है इसको आने वाली जनरेशन को, आने वाली सेल को देनी है, तो क्या होगा बेटा, इस डीएनए का एग्जैक्टली जो एक्चुअली एक और कॉपी बनेगी। देखो जो येलो कलर से बनाया हूँ, ये जो कॉपी जो बन रही है, ये डीएनए जो एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं बेटा डीएनए रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो एस फेज में क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है, ठीक है ना। अब सपोज करो कि अगर जीवन फेज में अगर किसी हमारी बॉडी में अगर टोटल डीएनए कंटेंट 2C है, इसको अलग कलर से लिख रहा हूं बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं कि जो जीवन फेज में हमारी बॉडी का टोटल डीएनए कंटेंट अगर 2C है, तो एस फेज में टोटल डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा बेटा? 2C है, एस फेज में कितना होना चाहिए? 4C 4। वेरी गुड, टोटल डीएनए कंटेंट कितना होगा बेटा? 4C। अब एक क्वेश्चन का और आंसर करो कि अगर जीवन फेज में बेटा हमारी बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम है, जीवन फेज में 46 क्रोमोसोम है, तो एस फेज में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। हाँ, तो ये 46 रहेंगे। क्यों रहेंगे? ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते क्रोमोसोम नंबर। क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, पॉलीप्लाइडी होती है, पॉलीप्लाइडी तो होती है। तो लेकिन एनिमल वो बस हाइब्रिड्स या प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स वाले पॉसिबल नहीं है। एनिमल्स में सरवाइव नहीं करते हैं बेटा, एनिमल्स में होते जरूर हैं, लेकिन वो जो फीटस है ना वो बचते ही नहीं है, वो एवॉल्व हो जाते हैं। अगर कभी ऐसा हो गया ना तो वो बचते ही नहीं, जिंदा रहते ही नहीं, इसीलिए हमको नहीं देखने को मिलते। प्लांट में चूंकि सरवाइव कर जाते हैं। देखो सर क्यों?
एनिमल में क्यों नहीं कर पाते? एनिमल में बेटा देखो एक्चुअल में क्या है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ना, जो मेटाबॉलिज्म जो है वो ह्यूमन का काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, फैटी एसिड साइकिल, जो मूवमेंट है, न्यूरोनल एक्टिविटी है। तो अगर हमारे में अगर थोड़ा सा भी जीन अगर नॉर्मल हो गया तो सर्वाइवल का चांस कुछ बचता ही नहीं। लेकिन प्लांट्स में क्या है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत सिंपलिस्टिक वे में है। तीन मतलब टोटल 8 से 10 पाथवे ही हैं। तो वो क्या है कैसे भी वो मैनेज हो जाते हैं, इसलिए प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन एनिमल जो है, हमारा मेटाबॉलिक पाथवे जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बेटा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम जो है सर्वाइव नहीं कर पाते। उसके अलावा यस याद रखो ब्रो। बेटा कि जो प्लांट जो है ना, प्लांट इवोल्यूशन में इस तरह से बने हैं कि वो म्यूटेशन के लिए ज्यादा प्रोन है। जो ये जब इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो फिर उस समय आपको, अच्छा आप 12th में हो, तो जब इवोल्यूशन भी इस तरह से डेवलप हुए हैं कि प्लांट्स जो है म्यूटेशन के लिए ज्यादा प्रोन है, इसलिए उनमें पॉलीप्लाइडी भी ज्यादा कॉमनली दिखने को मिलती है, वो भी एक टाइप का म्यूटेशन ही है। तो मैं बात कर रहा था बेटा कि यहाँ पर देखो क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहा, लेकिन जो टोटल डीएनए कंटेंट है वो डबल हो गया। तो इसका मतलब ये है, एक्चुअल में आप क्रोमोसोम को इस तरह से समझो, क्रोमोसोम को ऐसे समझो, क्रोमोसोम जो है एक तरह से एक बैग है, एक बैग है विच इज कैरिंग डीएनए, डीएनए को कैरी करने वाला बैग है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से बना रहा हूँ, जैसे सपोज करो ये जो है ये बैग है बेटा। ठीक है, इस बैग के अंदर जो है ये 2C जो है डीएनए भरा हुआ है इस क्रोमोसोम के अंदर। अब क्या हो रहा है बेटा, एस फेज में आपने इस 2C को 4C कर दिया, लेकिन बैग को नहीं बढ़ाया। कहने का मतलब यह है कि आप जो है एक बैग लेके जा रहे हो जिसमें जो है 1 kg की वेजिटेबल लेने की बजाय आपने उसमें 2 kg की वेजिटेबल ले ली, 2 kg ले ली, और वो सारी की सारी वेजिटेबल एक ही बैग में भर दी। तो आप क्या कर रहे हो कि ये जो डीएनए कंटेंट तो आपने डबल कर दिया, लेकिन आप बोल रहे हो कि जो भी डीएनए है वो आपको उसी बैग में एडजस्ट करना है, आपको बैग का नंबर नहीं बढ़ाना है, आपको बैग का नंबर नहीं बढ़ाना है। ठीक है ना, तो इसी वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो नहीं बढ़ता है, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है। हाँ, एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो गया है क्या बेटा? नो सर। ओके ओके, ठीक सर ठीक है, ओके बेटा। तो ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा कि जो बैग है, क्रोमोसोम एक्चुअली जो है ना इस डीएनए को कैरी करने वाला बैग है। ठीक है ना, पॉलीथीन समझो, उस बैग का नंबर हम नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ क्या बढ़ा रहे हैं बेटा, हम डीएनए का कंटेंट बढ़ा रहे हैं। इसको याद रखना बेटा, ड्यूरिंग एस फेज में जो है क्रोमोसोम नंबर जो है 46 ही है और डीएनए कंटेंट जो है वो जस्ट डबल हो गया है। अब थोड़ी सी चीजें और ध्यान रखते हैं। अब देखो जीवन और एस फेज में कुछ चीजें और ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं कि जो जीवन फेज में जो है, जीवन फेज में याद रखो बेटा, एक तो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसके अलावा यहाँ याद रखना मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डबल, डबल की बजाय डबल थोड़ी बाकी और भी होंगे, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर इन जीवन फेज। तो देखो यहाँ पर जो टर्म लिखा हूं बेटा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल है, मतलब सारे नहीं है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल, जो भी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल हैं जिनको आप लेते हो, राइबोसोम हो गए, ठीक है ना, लाइसोसोम हो गए, ठीक है, वो सारे जो ऑर्गेनेल हैं वो जीवन फेज में क्या होता है, उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जीवन फेज में इंक्रीज हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सारे नहीं है। एस फेज में जो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है, साथ ही साथ और क्या होगा बेटा इसमें, और क्या होगा यहाँ पर होगा बेटा, हिस्टोन प्रोटीन भी बनेगा, क्योंकि अगर डीएनए डबल हो रहा है तो उसको बाइंड करने वाला प्रोटीन भी ज्यादा होना चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होगा, यही इसी एस फेज में ही बनता है। उसके अलावा बेटा एस फेज में ही डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होता है, एस फेज में ही जो सेंट्रियोल है वो भी डबल हो जाता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। तो ये सारी चीजों को याद रखना बेटा, ठीक है, ये सारी चीजों को याद रखना, ठीक है ना। एस फेज में जो है हमारा जो है प्रोटीन जो है वो भी फॉर्म हो रहा है, साथ ही साथ जो सेंट्रियोल जो है वो भी डबल हो रहा है। आपको याद करो कि मैंने बताया था
सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये 2 सेंट्रियोल जो है बेटा डिवाइड होकर क्या होंगे, ये 4 सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 पेयर बन जाएंगे, एक पेयर है उसके लिए क्या होगा, 2 पेयर बन जाएगा इस तरह से। तो ये एस फेज में जो है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन, ये दोनों चीजें भी इसमें कॉमनली देखने को हमको मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज आते हैं बेटा, एस फेज के बाद जो अगली फेज है वो है G1 फेज। G1 फेज सॉरी G1 हो गई बेटा, G2 फेज, सॉरी G2 फेज, G1 नहीं, G2 फेज, G1 तो हो गई है, G2 फेज। ये जो है बेटा ये फाइनल प्रिपरेटरी फेज फॉर सेल डिवीजन। इट्स अ फाइनल प्रिपरेटरी फेज फॉर सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के जस्ट पहले की स्टेज है। सेल डिवीजन, फाइनल प्रिपरेटरी फेज फॉर सेल डिवीजन। इस फेज में क्या होता है बेटा, इस फेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। आज जो है आपको स्पिंडल फॉर्मेशन समझाऊंगा मैं, स्पिंडल इसी से बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो G2 फेज में बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ all the enzyme needed for M phase, needed for M phase। देखो बेटा इसके बाद जो M फेज है डिवीजन फेज में ही चल जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद जो है मैंने आपको जो स्टार्ट किया था G1 S G2 के बाद क्या होगा, M फेज में एंटर करेगी, M फेज में आएगी। तो जो एक्चुअल सेल डिवीजन की फेज बेटा ये M फेज है। तो M फेज के लिए क्या होगा, सेल को बहुत सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो एंजाइम होंगे वो कहाँ बनते हैं बेटा, वो आपके G2 फेज में बनते हैं। उसके अलावा जहाँ पे मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ बेटा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी लिख दे रहा हूँ। ये जो है ये सारे हैं डबल इन G2 फेज, ये भी डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट नोट करते चलो बेटा, नीट में जो है सारे इन्हीं पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे जो है बेटा ये G2 फेज में डबल हो रहे हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, बाकी जितने भी ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है ना, वो सारे जो है बेटा कहाँ डबल हो रहे हैं, वो G1 फेज में डबल हो रहे हैं, उनका नंबर G1 फेज में बढ़ रहा है। सेंट्रियोल जो है वो कहाँ इंक्रीज हो रहा था, सेंट्रियोल कहाँ हो रहा था, वो आपका जो है S फेज में हो रहा था। सेंट्रियोल जो है उसका डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, वो S फेज में हो रहा है। तो ये है बेटा प्रिपरेटरी फेज। तो कहने का मतलब जो है सेल जो है इंटरफेज या जो प्रिपरेटरी फेज जो है सेल का, वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, G1 S एंड G2। ये यहाँ तक क्लियर है बेटा सारे बच्चों का, यहाँ तक समझ में आ गया। सर सेंट्रियोल्स S में हुआ कि M में हुआ? S में, सेंट्रियोल S में होगा, S में होगा बेटा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, ओके बेटा। तो देखो तो इसको एक जगह एक साथ कंपाइल कर लो। G1 जो है नॉर्मल मेटाबॉलिक स्टेट, G1 क्या है बेटा, नॉर्मल ये जो सेल की नॉर्मल मेटाबॉलिक स्टेट है बेटा, इसमें सेल जो है आराम से अपना लाइफ जो है स्पेंड कर रही है, इसमें कुछ भी अभी इसको कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है ना। अभी क्या करें, बस अपने आप को सर्वाइव करवाना है। ये क्या है बेटा, नॉर्मल मेटाबॉलिक स्टेज जो है ये G1 स्टेज है। दूसरी स्टेज है बेटा इसकी S स्टेज। S में क्या हो रहा है बेटा, इसमें हो रहा है DNA
रेप्लिकेशन। तो यहां लिख लो डीएनए कंटेंट डबल, डीएनए कंटेंट होगा क्या होगा, डबल हो जाएगा, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। ट्रांसलेट करना बहुत कम होना है, वैसे भी एक सेकंड नहीं हो पाएगा, जब स्टार्टिंग में जब नहीं हुआ था इसलिए इसको बनाओ क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा अनचेंज, ठीक है ना। डीएनए रेप्लिकेशन ने डीएनए डबल हो गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया बेटा, वो अनचेंज है। इसके अलावा एस फेज में क्या होगा, सेंट्रियोल जो होंगे वो ये डबल हो जाएंगे, सेंट्रियोल डबल हो गए। उसके अलावा और क्या होगा बेटा एस फेज में, एस फेज में जो अगली स्टेप, एक चीज और बताया था मैं आप लोगों को, याद करो, सेंट्रियोल के अलावा हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म्ड। हाँ स्टोन प्रोटीन बन रहे थे, यहाँ स्टोन बन गया। अगली जो है बेटा G2 है, एंजाइम फॉर एम फेज, एंजाइम फॉर एम फेज ये कहाँ बन गए, G2 में बन गए। ट्यूबलिन प्रोटीन यहाँ बन गए। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी यहाँ डुप्लीकेट हुए। बस इतनी चीजें अगर आपको ध्यान आए तो नीट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इंटरफेस से बन जाने हैं। नीट में जो है सारे यहीं से क्वेश्चन पूछता है बेटा। एक क्वेश्चन और घुमा के पूछ सकता है, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। बेटा जो लोग भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं उसको म्यूट करके रखो। आप लोग जो लोग भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो उसको म्यूट करके रखो, आवाज बहुत हैवी आ रही है। तो इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म आकर, अब मेरे को आंसर दो, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म आकर, ये G1 G2 G1 फेज, G1 फेज। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने भी G1 बोला है बेटा बिल्कुल, यहाँ पर साइटोप्लाज्म मैक्सिमम ग्रो करता है। एक्चुअली बेटा ये नॉर्मल मेटाबॉलिक स्टेट है ना, यहाँ पर क्या होगा, सेल अपने लिए काम कर रही है तो अपना बढ़िया जो भी आ रहा है प्रोटीन एब्जॉर्ब कर रही है, अपने साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ा रही है। तो साइटोप्लाज्म का जो है जो मैक्सिमम ग्रो करता है वो इस फेज में करता है, G1 फेज में। ठीक है, ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म जो है मैक्सिमम भी जो ग्रो करता है बेटा वो G1 फेज में करता है। तो अब इसके बाद हम एक्चुअल डिवीजन फेज में आते हैं बेटा। डिवीजन फेज में जाने से पहले एक थोड़ा विजुअल पिक्चर क्रिएट करो। ये देखो, ये है बेटा नॉर्मल सेल साइकिल को अगर आप दिखाओगे तो इस तरह से दिखा सकते हो। तो G1 फेज, G1 फेज के बाद सेल किस में एंटर की, S फेज में एंटर की, देन G2 फेज में एंटर की, देन M फेज में। देखो M फेज जो है कितना कम है, कितना कम है। तो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन सेल जो है एवरी 24 आवर में डिवाइड कर जाती है। जो सेल डिवाइड करते हैं हर 24 आवर में डिवाइड करती है। तो आउट ऑफ दिस 24 आवर 1 आवर जो है बेटा, 1 आवर जो है एम फेज होता है, एक्चुअल डिवीजन फेज होता है ये वाला। और जो 23 आवर क्या होता है बेटा, 23 आवर वाला क्या होता है, वो इंटरफेज होता है। वो क्या होता है, इंटरफेज होता है। 23 आवर जो होता है क्या होता है बेटा, वो इंटरफेज होता है। तो याद रखो कि सेल साइकिल का जो 99% जो ड्यूरेशन होता है या मोर देन 90% ड्यूरेशन होता है वो कहाँ स्पेंड होता है, वो इंटरफेज में स्पेंड होता है। तो एक्चुअल में यही है बेटा कि जो सेल जो है G1 से S फेज में गई, फिर G2 में गई, फिर जो M फेज में जा रही है, और इस साइकिल को जो बार बार रिपीट कर रही है, इसी को हम सेल साइकिल बोलते हैं, इसी को हम सेल साइकिल बोलते हैं। तो सेल जो है, एक सेल जो है जो नॉर्मल सेल है, from G1 it entering into the S phase, then going to G2 phase, then ultimately it dividing. This whole cycle is known as cell cycle. इसको हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। और इंटरफेज जो है बेटा इसका 99% ड्यूरेशन कवर करता है। ठीक है, अब आगे बढ़े बेटा, अब इसमें डिवीजन फेज में आए, यहाँ तक बच्चों क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, अब इसमें आगे चलते हैं। सर
हाँ बेटा, सर सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल क्या होता है? अभी अभी तुमको स्पिंडल फाइबर समझ में आएगा। एक्चुअली बेटा क्या होता है कि अभी सेल डिवीजन जब पढ़ाऊंगा ना तो क्या होगा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि डीएनए कंटेंट डबल हो गया है, हमारा डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो गया है, ठीक है ना। लेकिन हमने क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ाया। तो डीएनए कंटेंट डबल होने की वजह से क्या होता है कि नॉर्मल क्रोमोसोम का ऐसा होना चाहिए जो मैंने बनाया है। लेकिन क्या है बेटा, अब इसी में आपने क्या किया, डबल डीएनए कर दिया, तो क्या होगा बेटा, ये कुछ इस तरह का हो जाता है। इसमें क्या होंगी, एक आर्म की जगह कितनी आर्म आ गई बेटा, दो आर्म आ गई। और ये दोनों आर्म क्या है, एक दूसरे से कहाँ पर अटैच है, ये सेंट्रोमियर पर अटैच है। कहाँ अटैच है बेटा, सेंट्रोमियर पर अटैच है। अब क्या होगा बेटा, अब जो जो सेल डिवीजन के समय ये दोनों आर्म एक दूसरे से सेपरेट होंगी। ये दोनों आर्म क्या होंगे बेटा, एक दूसरे को सेपरेट होंगी। उनको सेपरेट करने के लिए क्या होगा ना बेटा, एक एक जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसको खींच के अलग करता है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है बेटा, ये स्पिंडल फाइबर है। और ये स्पिंडल फाइबर जो है ना, ये सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, सेंट्रियोल से ओरिजिनेट हो रहा है। आ रहा समझ में बेटा? वैसे अभी और क्लियर होगा, अभी सेल साइकिल में भी और आएगा ही, ठीक है। तो एक्चुअली सेंट्रियोल क्या करता है, अभी तुम याद रखो, ये एक काम तो ये कर रहा है, स्पिंडल फाइबर बना रहा है। उसके अलावा यही स्ट्रक्चर जो है बेसल बॉडी बनाता है चिलिया एंड फ्लैजिला की। जब पढ़ाया था तो पढ़ाया था, याद करो। चिलिया एंड फ्लैजिला के बेस में भी जो यही रहता है। चिलिया एंड फ्लैजिला का बेस जो है वो भी इसी से बना हुआ होता है बेटा, इसी स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, ठीक है ना, बेसल बॉडी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आया कुछ समझ में बेटा? यस सर। ठीक, चलो अभी आएगा और अच्छे से समझ में। एक मिनट बेटा, तो बच्चों ने शायद में सर G2 और एम फेज तो एक ही है, नहीं 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 है बेटा, G2 और एम फेज एक नहीं है बेटा, नहीं है बेटा, दोनों अलग अलग हैं। देखो सेल साइकिल को अगर तुम देखोगे तो G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज, देन यहाँ पर लिखते हैं हम M फेज। M के बाद फिर सेल जो है G1 फेज में एंटर करती है। ये पूरा G2 फेज अलग है बेटा, G2 एक ही नहीं है, ठीक है। G2 फेज एक ही नहीं है बेटा, अलग अलग फेज है बेटा, ये एक फेज नहीं है। अभी एम फेज आ रहा है बेटा, अभी तो एम फेज आया कहाँ है, अभी एम फेज पढ़ाया ही नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि सेल ने जो है, अब सेल को डिवाइड होना है, तो डिवाइड होने से पहले उसने क्या प्रिपरेशन की, उसने अपना डीएनए डबल कर लिया, उसने सेंट्रियोल को डबल कर लिया, उसने क्लोरोप्लास्ट डबल कर लिया, ऑर्गेनेल डबल कर लिए, ठीक है ना, और उसने हिस्टोन प्रोटीन बना लिया। अब उसने पूरी तैयारी कर ली, सारी चीजें जो उसने इंटरफेज में कर ली। अब क्या हो रहा है बेटा, सेल जो है एम फेज में एंटर कर गया, अब उसको डिवाइड करना है, एम फेज में चलेगी, अब ये डिवीजन फेज, अब यहाँ एंटर कर गई। तो जैसे आपने देखा ना बेटा कि हमने इंटरफेज को जो 3 स्टेप में डिवाइड किया है, G1 स्टेज, S स्टेज एंड G2 स्टेज, वैसे ही जो M फेज है या जो डिवीजन फेज है, इसको भी आप 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते, 3 स्टेज में। सबसे पहली स्टेज है प्रोफेज, सबसे पहली स्टेज है बेटा प्रोफेज, दूसरी स्टेज है मेटाफेज, ठीक है ना। अच्छा इससे पहले याद रखो बेटा, इससे पहले मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि जब सेल जब डिवाइड होती है तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा बेटा, साइटोकाइनेसिस होगा। अभी इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये अगर एक सेल है बेटा और इसका एक न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले सेल क्या करेगी, अपने न्यूक्लियस को एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, ये 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए। और जब 1 से 2 न्यूक्लियस बन गया, उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये सेल जो है फिर ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन है, जब 1 से 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं, न्यूक्लियर डिवीजन है, इसको हम बोलते हैं बेटा कैरियोकाइनेसिस, इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ये स्टेप है कैरियोकाइनेसिस। और जो साइटोप्लाज्म जो डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म जो डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस।
अभी अगर किसी बच्चे को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हो तो याद रखो बेटा, फर्स्ट टाइम ये टर्म सभी को दिक्कत आता है, ठीक है ना। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं इसको रिवाइज करते हुए ही आगे जाऊंगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर तक एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग इसको पढ़ लोगे तो। एनसीईआरटी के बुक में काफी अच्छा लिखा है, वन ऑफ द बेस्ट रिटन चैप्टर है ये। तो मैं बोल रहा था बेटा कि जो एम फेज है, डिवीजन फेज है, डिवीजन फेज में सबसे पहले क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। सेल का जो न्यूक्लियस है उससे 1 से 2 न्यूक्लियस बनेगा। सर तो एमफिज और कैरियोकाइनेसिस एक ही है? क्या चीज बोल रहे हो बेटा? सर एमफिज और कैरियोकाइनेसिस एक ही है? नहीं, एम फेज के 2 स्टेप हैं बेटा, एम फेज में 2 स्टेप हैं। एक जो है कैरियोकाइनेसिस है और दूसरा साइटोकाइनेसिस है। एम फेज और में कैरियोकाइनेसिस की फिर आपका प्रोफेज मेटाफेज है? हाँ वेरी गुड, कैरियोकाइनेसिस के फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, उस पे आ रहा हूँ, ठीक है। आया समझ में? यस सर। तो ये है बेटा, ठीक है ना। तो जो एम फेज है बेटा, उसके बेसिकली 2 ब्रॉड स्टेज हैं। पहला स्टेज में न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, उसको कैरियोकाइनेसिस बोल रहे हैं। दूसरे स्टेज में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसको साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। अब देखो, जो कैरियोकाइनेसिस है बेटा, उसको ब्रॉड हेडिंग में दे देता हूँ। कैरियोकाइनेसिस है जो पहला स्टेज जो है एम फेज का, जो कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड इसका मूवमेंट काइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस ये जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है ना। ये 4 स्टेजेज होते हैं बेटा, जो कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन के जो हैं, ये 4 स्टेजेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। दीज आर दी 4 स्टेजेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, दीज आर दी 4 स्टेजेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। अब देखो, ये मैं आपको इनिशियली बताया था कि जब भी एक सेल से नई सेल बन रही है बेटा, जब भी एक सेल से नई सेल बन रही है, उस स्टेज में क्या होता है, उस सेल को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वो हमको पता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ रखी है बेटा, वो डीएनए में रखी है, हमारे डीएनए में। और डीएनए अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। कंडेंस होकर क्या बना देते हैं, डीएनए जो है, या वो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो देखो, ये जो जो कैरियोकाइनेसिस है, इसका बेसिक पर्पज क्या है कि ये जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अगली सेल तक चली जाए। न्यूक्लियस तभी तो भेज रही है, डीएनए जो है अगली सेल तक चला जाए, जो न्यू जो सेल बन रही है उस तक ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो चली जाए। तो जो इसमें क्या क्या होता है उस स्टेप को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की। तो इसको देखो, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखो इसको। ये सेल है बेटा, और इसके अंदर मैं बना रहा हूँ बेटा, ये उसका न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ठीक है। सेल का न्यूक्लियस है येलो कलर का, ठीक है। इस न्यूक्लियस में बेटा, ये सपोज करो ये नॉर्मल इंटरफेज न्यूक्लियस है बेटा, नॉर्मल जो इंटरफेज जिसमें सेल अभी डिवाइड नहीं कर रही है उसमें है। अब हम बात कर रहे हैं ये सेल जो है प्रोफेज में एंटर करेगी। तो प्रोफेज में एंटर करेगी तो क्या होगा, अच्छा इसमें कुछ चीजें मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये सपोज करो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस से बाहर होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो है बेटा, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। सपोज करो ये बेटा जो है ये गोल्जी एपरेटस है, ये जो है राइबोसोम है। यहाँ पर जो है मैंने ये सेंट्रियोल बनाया हुआ है। ये क्या है बेटा, सेंट्रोसोम बोलना चाहिए, दोनों सेंट्रियोल मिलकर ये सेंट्रोसोम है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर किसमें, इंटरफेज में प्रेजेंट है, ठीक है, इंटरफेज में। और देखो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो थोड़ा ग्रेनुलर दिखता है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी क्रोमेटिन फाइबर या डीएनए नजर नहीं आता, क्योंकि डीएनए अभी जो है काफी थिन होते हैं, ठीक है ना। डीएनए कंडेंस नहीं होते ड्यूरिंग इंटरफेज में। अब क्या होगा बेटा प्रोफेज में, अब देखो प्रोफेज में कुछ इस तरह का चेंज आपको दिखेगा। सबसे पहले क्या होगा बेटा, इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। क्या होगा बेटा, फ्रेगमेंटेड हो जाएगी। जो कंटिन्यूअस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई। उसके अलावा जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर क्या होंगे बेटा, ये भी डिसइंटीग्रेट या डीजनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी क्या होंगे, ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा अभी देखो, जो जो इंटरफेज न्यूक्लियस था बेटा, इसमें कोई भी डीएनए आपको दिख नहीं रहा था, लेकिन अब इसमें क्या होगा, इस स्टेज में डीएनए के फाइबर जो है थोड़े थिक होंगे, तो आपको क्रोमेटिन फाइबर जो है विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे बेटा, विजिबल होने
स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रोफेज में क्या हो रहा है बेटा कि सबसे पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो रही है। दूसरी चीज क्या हो रहा है, जितने भी ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी ऑपरेटस हो गया, वो भी क्या हो रहे हैं बेटा, वो भी डिसॉल्व हो रहे हैं। वो भी क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, इसको न्यूक्लियोलस बना देता हूँ। न्यूक्लियोलस भी क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोलस भी डिसॉल्व हो जाता है। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियोलस भी जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, वो भी डिसॉल्व हो जाता है। और एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड में आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा।
साथ ठीक ठीक हो गए थे ना, जैसे इसको हिंदी में क्या टर्म यूज करूं बेटा, जैसे पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बनना, और डीपॉलीमराइजेशन, मतलब जैसे सपोज कर बेटा ये जो फाइबर है, ये बहुत सारे फाइबर अगर एक साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो गया, ठीक है ना, कंडेंस हो गया, फिर क्या होंगे, अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो जाएंगे, क्या होगा, थिन स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये अलग हो जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्रोमो जो डीएनए जो एक साथ जो पैक हो गए थे, टाइटली पैक हो गए थे, वो क्या हो रहे हैं बेटा, वो सेपरेट हो जा रहे हैं, जो टाइट पैकेजिंग थी वो खुल जा रहे हैं, आ रहा है समझ में बेटा। यस कोई सर। और अच्छा हिंदी टर्म बताओ, कोई अच्छा हिंदी टर्म बताओ, मैं शायद ना बोल पा रहा हूँ, बाकी बच्चे कुछ बोलो, डीकंडेंस को हिंदी में क्या बोल सकते हैं बेटा, वैसे मैं रहा हिंदी मीडियम का ही हूँ बेटा, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, कोई बोलो, कुछ याद आ रहा हो तुम लोग को तो। अच्छा मैं एक अप्रोप्रिएट टर्म बताऊंगा बेटा, रुक जा तेरे को, ठीक है सर ना। कंडेंस मतलब क्या है? कंडेंस मतलब बेटा जैसे मान ले तेरा ये एक फाइबर है, ये दूसरा फाइबर है, तीसरा फाइबर, ये सारे ना एक साथ अगर कंबाइंड हो जाए तो क्या होगा, एक डेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उसको हम कंडेंस बोलते हैं। और जब ये अलग अलग हो जाएंगे फिर से, तो अलग अलग हो गए, क्या हो गए, पतले पतले हो गए, थिन स्ट्रक्चर हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डीकंडेंस बोलेंगे। आया समझ में बेटा। यस सर। कंबाइंड होना, कंडेंस होने का मतलब कंबाइंड होना, ठीक है ना, ठीक होना, ठीक है, कंबाइंड होना, ठीक है। सर एकत्रित सर कंडेंस मतलब डेंसिटी कम हो एकत्रित। जाएगी। हाँ कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑब्वियसली डेंसिटी सर कम हो जाएगी। डिकंडेंसेशन को बिखरना बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं बिखरना, बिल्कुल बिखर जाते हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, गुड, ठीक है, बिखरना या सेपरेट होना बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो जो टीलोफेज में क्या हो रहा है कि जो डीएनए जो है बेटा वो डीकंडेंस हो गया, मतलब वो बिखर गया, अलग अलग हो गया, थिन हो गया, देखो इसी वजह से अब फिर से नहीं दिखेगा। याद करो इंटरफेज में जो शुरू किया था, जहां से डीएनए दिख ही नहीं रहा था क्योंकि बिल्कुल थिन था। ये टीलोफेज में अब देखो, एट द एंड ऑफ टीलोफेज आपको क्या हो गया, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मिल गए, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मिल गए। और अगर बेटा सेल अगर इसी स्टेज में रुक जाती है, सेल जो है इसी स्टेज में रुक जाती है, तो क्या होगा, एक सेल में जो है मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है ना। इसके आगे अगर डिवाइड नहीं हो रही है, साइटोप्लाज्म अगर इसका डिवाइड नहीं हो रहा है, सर तो डायकैरियन एक सेल में क्या होगा, क्या बेटा, तेरी आवाज बहुत इको हो रही है, अभी बता रहा हूँ बेटा, रुक जा। क्या डाइकैरियन बेटा जो है ना, डाइकैरियन स्टेज को वाला बोल स्टेज सकते तुम्हारा हैं। जो है वो मियोसिस में आएगा तो बेटा, इसको भी तो बोल मियोसिस में सकते हैं आएगा। ना सर, 2 न्यूक्लियस एक के अंदर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकता है, बिल्कुल है, ये फंगाई वाला बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, ये डाइकैरियन बोल सकता है। ये 2 हैं तो ये डाइकैरियन स्टेज है, बिल्कुल ठीक है बेटा, डाइकैरियनिक स्टेज बोल सकता है, ठीक है। लेकिन इसको हम वैसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसको हम सिंसाइटियम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा सिंसाइटियम, ठीक है। इस टर्म को याद रखना, सिंसाइटियम का मतलब है प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियाई इन ए सेल, इन ए सेल, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियाई इन ए सेल। सेल में जो है एक से ज्यादा न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंसाइटियम बोलते हैं। इस टर्म को याद रखना बेटा, ठीक है, बहुत सारी जगहों में आपके काम आएगा आगे जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो। सर इस सिंसाइटियम, सेल में 2 न्यूक्लियस कैसे आ गए? ये जो डिवाइड हुआ था, देखो यहाँ पर इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बन गए, यहाँ पर मेम्ब्रेन बन गई, एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बना दिया, तो 2 न्यूक्लियस हो गए। जब हमने स्टार्ट किया तो क्या था, ये एक सेल थी, उसका एक न्यूक्लियस था, अब इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, बस न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो 2 न्यूक्लियस बन गए, तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ गए, एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ गए। यस सर। अब यही तो पूरी स्टेप पढ़ी बेटा, ये सारी स्टेप यही तो हमने पढ़ी, एक सेल में जो है वो 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। अब क्या है बेटा, ये स्टेज जो है यहाँ तक तीनों, ये जो है कैरियोकाइनेसिस की ये आपकी स्टेज है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस की आपकी स्टेज है। तब इस स्टेज को, इन सारे स्टेप को फिर से एक बार रिकैप करो, चलो इसको थ्योरेटिकली देख लो, ठीक है। अब इसको थ्योरेटिकली देखो, तो मैंने बताया था कि जो एम फेज है उसमें सबसे पहला जो है कैरियोकाइनेसिस होता है। एम फेज में जो सबसे पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, एम फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हो रहा है,
कैरियोकाइनेसिस की जो सबसे पहली स्टेज थी वो प्रोफेज थी। प्रोफेज में क्या हो रहा था बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो रही थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रही थी। उसके बाद ऑल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल वो भी क्या हो रहे थे? डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। ऑल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जो है वो भी डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। उसके अलावा सेंट्रियोल मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। उसके अलावा क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमेटिन condensed to form chromosome। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हो रही थी बेटा प्रोफेज में। ठीक है ना? सारी चीजें हो रही थी प्रोफेज में। ये सारे स्टेप थे, ये प्रोफेज के स्टेप हैं बेटा। ठीक है ना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई। ऑल मेम्ब्रेनस जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल लिख लो बेटा, ऑर्गेनेल में लिखो। ऑल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जो है डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल में मूव कर रहा है। क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर क्या बना रहा है? टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये प्रोफेज है बेटा। अब मैं मेटाफेज लिख रहा हूँ इसके बाद। ठीक है ना? मेटाफेज लिख रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ बेटा। दूसरा स्टेज है बेटा इसका मेटाफेज। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? बिगिन विथ कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिगिन विथ कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे पहली चीज। उसके अलावा क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम अरेंज्ड एट इक्वेटर with the help of spindle fiber, with the help of spindle fiber, with the help of spindle fiber। इसको लिख लो, क्रोमोसोम arranged at equator with the help of spindle fiber। और in this stage chromosomal study is most suitable, क्योंकि अगली स्टेज भी होती है लेकिन ये मोस्ट सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल। ठीक है ना? इन दिस स्टेज क्रोमोसोमल स्टडी इज मोस्ट सुटेबल। ठीक है? तो ये 3 पॉइंट हमको मेटाफेज में याद रखना है बेटा। ठीक है? मेटाफेज में ये 3 चीजें। ठीक है ना? बिगिन विथ कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर with the help of spindle fiber। in this stage chromosomal study most suitable। क्रोमोसोमल की स्टडी जो होती है वो मोस्ट सुटेबल होती है। ये मेटाफेज हो गया। नेक्स्ट स्टेज है बेटा, नेक्स्ट स्टेज है वो है थर्ड, लिखो एनाफेज। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, splitting of centromere, so chromosome number double।
क्रोमोसोम नंबर डबल। क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे बेटा? डबल हो जाएंगे। इसके अलावा ईच क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, सर एक ये डाउट हो गया। था। आप पूछो बेटा, सर पूछो। ये क्रोमोसोम को पोल में जाने की क्या जरूरत है? बीच में भी तो हो सकता है। पोल में अगर नहीं जाएंगे बेटा तो फिर सेल को डिवाइड करना आसान नहीं होगा ना। देखो तुम समझो, अब सपोज करो नहीं जा रहे हैं पोल में, यहीं पे रहते हैं। अब सेल को दो सेल में बंटना है। अब क्या, अगर ये क्रोमोसोम इधर चलेगा तो सेल बढ़िया बीच से डिवाइड हो जाएगी, दो इक्वल सेल मिल गई ना तुमको। अगर ये बीच में है तो बड़ा डिफिकल्ट होगा ना टास्क ये, तो इजी होता सर है तो पोल में। लेफ्ट लेफ्ट राइट नहीं जा सकते? जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। उसके लिए फिर क्रोमोसोम को ऐसे अरेंज होना होगा। अगर क्रोमोसोम जो मेटाफेजिक प्लेट जो है, अगर मेटाफेजिक प्लेट जो है अगर वर्टिकल है, याद रखो मेटाफेजिक प्लेट के 90 डिग्री पे क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। तो अगर मेटाफेजिक प्लेट इस तरह से है तो क्रोमोसोम ऐसे मूव करेंगे। ठीक है ना, तो फिर क्रोमोसोम, ये रूल है बेटा। ठीक है ना, जैसे फिजिक्स के कुछ रूल है ना कि अब जी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड है तो अब है वो, अब उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। वैसे ये सेल का रूल है कि जो मेटाफेजिक प्लेट है उसके 90 डिग्री पे ही वो मूव करेंगे वो। तो अगर मेटाफेजिक प्लेट अगर वर्टिकल बनेगी तो क्रोमोसोम को इस तरफ मूव करेंगे, तब रेड लाइट जा सकता है बिल्कुल। लेकिन वो भी फिर सर इजी नहीं होगा। हाँ बताओ। सर ऐसे ही 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम भी एक ही सेल में होते हैं पूरे? हाँ पूरे एक ही सेल में होते हैं, सारे सेल में एक ही होते हैं। चलो अभी मैं तुमको एक कंसेप्ट अभी क्लियर कर दूंगा उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, इसको तो खत्म करने दो। इतने सारे होने से तो न्यूक्लियस भी तो बहुत सारे बनेंगे। हर क्रोमोसोम के लिए अलग अलग न्यूक्लियस बना रही है बेटा। है, हर क्रोमोसोम के लिए अलग अलग न्यूक्लियस थोड़ी ना होता है। जब अच्छा तुम लोग का भी हुआ नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास में जब तुम लोग 12th में जाओगे ना तो तुम लोग को एक चीज बताया जाएगा, डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए को हम पैक करते हैं। अच्छा क्या होता है कि डीएनए जो है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है बेटा। अप्रोक्सीमेट ये जो है ना इसकी जो लेंथ होती है 2 मीटर की लेंथ होती है। एक सेल में जो डीएनए है उसकी लेंथ 2 मीटर होती है। और सेल का जो डायमीटर है वो 10⁻⁻⁶। तो भी सेल का न्यूक्लियस तो इससे भी और छोटा है। तो देखो 10⁻⁻⁶ की साइज वाली चीज में 2 मीटर का जो डीएनए है वो फिट हो गया। कैसे फिट हुआ? हाईली कंडेंस होकर हम इसको इतना टाइटली पैक करते हैं, इतना क्वाइल करते हैं कि ये उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो 12th में आपके है बेटा, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पूरी डीएनए की पैकेजिंग पढ़ाई जाती है। हिस्टोन का क्या रोल है, हिस्टोन प्रोटीन कैसे काम करता है। और बाकी रहा जो कि 23 पेयर क्रोमोसोम हर सेल में क्यों जरूरी है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। उसको खत्म करने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि वो जरूरी क्यों है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसा ही अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सर 12th में फिर से पढ़ना पड़ेगा उस चीज को? हाँ पढ़ना पड़ेगा बेटा, वो अलग है बेटा, वो चीज नहीं है, बहुत अलग है वो एक चीज नहीं है। मॉलिक्यूलर बेसिस बहुत लंबा चैप्टर है, मतलब मेरे को खुद पढ़ाने में करीब 5-6 लेक्चर लग जाते हैं, काफी बड़ा है वो। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सो क्रोमोसोम नंबर डबल, ईच क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये तुम्हारे एनाफेज का है। अब आ गया लास्ट जो है वो टीलोफेज। टीलोफेज जो है इट्स अपोजिट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो हुआ था उसको अपोजिट कर दो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुई थी, उसको फिर से बना दो। जो ऑर्गेनेल जो डिसइंटीग्रेट चले गए थे उनको फिर से वापस ला दो। अपोजिट ऑफ प्रोफेज एंड 2 न्यूक्लियाई फॉर्म। उसके बाद क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म, इसमें 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो ये पूरी आपको, हाँ बेटा बोलो। मेटोसिस के बाद 46 क्रोमोसोम दोनों सेल में कैसे मेंटेन हुए वो समझ में नहीं आया। अभी बता रहा हूँ, वो भी डायनामिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, बस इसको कंक्लूड करने दो। इसके बाद जो है जस्ट इसके बाद एक स्टेप और है, साइटोकाइनेसिस, फिर मैं वो बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। अब देखो
अब इस सेल से दो सेल बन रहे हैं, तो एनिमल सेल में क्या हो रहा है बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट कर रही है, वो अंदर की तरफ फोल्ड बना रही है, और ये अंदर तरफ फोल्ड बना रही है, और ये दोनों फोल्ड एक दूसरे से मिल जाएंगे और उससे क्या होगा, दो सेल बन जाएगी। तो एनिमल सेल में क्या हो रहा है, एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है, एनिमल सेल में बेटा साइटोकाइनेसिस जो है बाई फरो फॉर्मेशन, एक टर्म याद रखना बेटा, बाई फरो, फरो बन रहा है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जो है वो फरो के थ्रू होती है, लेकिन अब यही सेम चीज जो है अगर हमको प्लांट सेल में करना है, तो देखो ये प्लांट सेल बना रहा हूँ, यहाँ पर ये दो न्यूक्लियस बन गए हैं। प्लांट सेल में चारों तरफ क्या होता है बेटा, सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल क्या स्ट्रॉन्ग थिक स्ट्रक्चर है, तो उसमें ऐसा फरो फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट सेल में क्या होगा कि जो साइटोकाइनेसिस है वो फ्रेगमोप्लास्ट के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, फ्रेगमोप्लास्ट। क्या होगा, ये दो न्यूक्लियस हैं, इसके चारों तरफ सेल वॉल बना दो, और बिल्कुल सेंटर में देखो, सेंटर में क्या होंगे, गोल्गी एपरेटस जो है छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट डिपॉजिट कर देंगे। गोल्गी एपरेटस याद रखिएगा, ये जो होते हैं फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। बाद में क्या होता है बेटा, ये एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और ये मेनली कैल्शियम पेक्टेट के बने होते हैं। तो एक तो अगर एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो फरो फॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है, और देखो कैसे मूव कर रहा था, वो साइटोकाइनेसिस जो पेरीफेरी से सेंट्रल की तरफ जा रहा था, पेरीफेरी में जो था, और ये सेंट्रल की तरफ मूव कर रहा था। तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो फरो फॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है, और वो क्या हो रहा है बेटा, पेरीफेरी से सेंट्रल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और जो प्लांट सेल में जो है बेटा, प्लांट सेल में जो है वो साइटोकाइनेसिस जो है वो गोल्गी एपरेटस फ्रेगमोप्लास्ट बना रहा है, उसके थ्रू, फ्रेगमोप्लास्ट लिख लो बेटा, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। ये किससे बनता है, सर गोल्गी से। फरो क्या होता है? फरो, फरो मीन्स बेटा गैप, या एक तरह से बोला जाए इन्वेजिनेशन। जैसे देख, सपोज करिए मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर की तरफ जो इनवर्ड जो फोल्ड है ना, जो अंदर की तरफ ऐसा जो फोल्ड बन रहा है, ये फरो है बेटा, इनवर्ड फोल्ड बन रहा है। दूसरे तरफ से भी ऐसे इनवर्ड ऐसे फोल्ड बनेगा, और अल्टीमेटली क्या होंगे बेटा, ये दोनों फोल्ड जो है आपस में मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे तो दो अलग अलग सेल बन गए। आ रहा है समझ में बेटा, यस सर। इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन या इनवर्ड फोल्ड, इन्वेजिनेशन या इनवर्ड फोल्ड, ठीक है, इन्वेजिनेशन और इनवर्ड फोल्ड, इसको हम बोलते हैं बेटा। और जो इसमें क्या हो रहा है, फ्रेगमोप्लास्ट बन रहा है, जो कि गोल्जी बॉडी से आ रहा है। जो किससे आ रहा है बेटा, गोल्जी बॉडी जो है वो फ्रेगमोप्लास्ट बना रहा है, ठीक है ना। और ये देखो बेटा, ये सेंटर से पेरीफेरी की तरफ मूव कर रहा है। जो फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो सेंटर में बन रहा है पहले, फिर पेरीफेरी की तरफ मूव कर रहा है। तो ये डिफरेंस है बेटा प्लांट की साइटोकाइनेसिस में और एनिमल की साइटोकाइनेसिस में। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा है बेटा, कुछ कुछ जो आपके क्वेश्चन है मैं आंसर करता हूँ। एक जो है पूछा है बेटा कि जो इसमें जो है डीएनए जो है वो सारे में 46 कैसे चला गया। तो देखो इसको इस तरह से कर रहा है कि एट द बिगिनिंग, स्टार्ट में जो है, स्टार्ट में हमारे पास क्या है बेटा, 46 क्रोमोसोम है, और इनमें जो है डीएनए कंटेंट, ठीक है ना, डीएनए कंटेंट डबल हो गया है। तो अगर जो है डीएनए कंटेंट हम 4C माने, ठीक है ना, तो क्या हो गया, डीएनए कंटेंट 4C हो गया है। एनाफेज में क्या होता है बेटा, एनाफेज में ये जो 46 क्रोमोसोम है ये डिवाइड होकर 92 क्रोमोसोम बना लिए, और 92 क्रोमोसोम में जो टोटल कितना है, ये 4C डीएनए है। अब क्या होगा बेटा, एनाफेज के बाद जब टीलोफेज आता है तो 92 क्रोमोसोम में से 46 क्रोमोसोम अपोजिट पोल में चले गए, और 46 क्या होगा बेटा, ये अपोजिट पोल में चले गए, और ये 4C में से 2C क्या हो गया, इस 46 के साथ आ गया, और ये 2C जो है अपोजिट 46 के साथ आ गया। तो देखो जो बिगिनिंग में जो हमारा था, शुरुआत जिससे हमने किए थे वहां पे हम पहुंच गए, हम जहां से स्टार्ट किए थे बेटा हम वहां पहुंच गए। तो ये आया बेटा समझ में, आपको बेटा समझ में आया जो मैं बताया हूँ? यस सर। ठीक है बेटा।
तो इस वजह से जो है ये जो है अपना सब में जो है डीएनए चला गया। उसके बाद एक बच्चे ने पूछा है बेटा कि गैमेटेंजियल कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉपुलेशन। तो बेटा देखो जैसे एक हाइफी है, यहाँ से सपोज करो ये गैमेटेंजिया बना, एक दूसरा हाइफी है बेटा, इससे भी एक गैमेटेंजिया ऐसे बन गया, ठीक है। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होगा बेटा, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में ट्यूब निकलेगी, उस ट्यूब के थ्रू जो है न्यूक्लियस का एक्सचेंज एक गैमेटेंजिया से दूसरे गैमेटेंजिया में होगा। तो ये जो है बेटा कॉन्टैक्ट है, जब ट्यूब के थ्रू हो रहा है तो ये गैमेटेंजियल क्या ये कॉन्टैक्ट है। दूसरे में क्या होगा बेटा कि जो गैमेटेंजिया बना और ये भी एक गैमेटेंजिया बना, ये दोनों गैमेटेंजिया एक दूसरे से डायरेक्टली फ्यूज कर जाएंगे, कोई ट्यूब व्यूब नहीं बनेगा, एक गैमेटेंजिया दूसरे गैमेटेंजिया से फ्यूज कर गया, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। आया समझ में बेटा पॉपुलेशन एंड कॉन्टैक्ट में क्या डिफरेंस है? यस सर। ठीक है, तो ट्यूब के थ्रू हो रहा है तो कॉन्टैक्ट है, और जब पूरा का पूरा फ्यूज हो रहा है, ट्यूब से हो रहा है बेटा तो कॉन्टैक्ट है, पूरा फ्यूज हो रहे हैं तो पॉपुलेशन है बेटा, ठीक है। अभी बेटा देखो जो भी चेंजेस थोड़ा हमने किया है ना उसका पर्पज है। सर गैमेटेंजिया क्या होता है? गैमेटेंजिया क्या होता है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा ना, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम गैमेटेंजिया बोल देते हैं। जैसे तुम देखोगे अभी प्लांट जब पढ़ाऊंगा तो उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं, एंथ्रीडियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं आर्किगोनियम। इसको इस तरह समझो, एंथ्रीडियम को टेस्टिस से कंपेयर करो, मेल में जो टेस्टिस होता है, और आर्किगोनियम को ओवरी से कंपेयर करो बेटा, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि जो छोटे ऑर्गेनिज्म है जैसे एल्गी हो गया, फंगाई हो गया, उसमें एंथ्रीडियम आर्किगोनियम जो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, उनमें इसकी जगह हम जो टर्म यूज करते हैं वो गैमेटेंजिया है, क्योंकि इनको जो है मेल और फीमेल में अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाना डिफिकल्ट होता है, तब हम क्या बोल देते हैं बेटा गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया बोल देते हैं। आया बेटा समझ में? सर अभी प्लांट्स में आप क्या बोले थे, कैसे होता है साइटोकिनेसिस? प्लांट में साइटोकाइनेसिस फ्रैग्मोप्लास्ट के थ्रू होता है, फ्रैग्मोप्लास्ट। ये कहां से आता है बेटा, गोल्जी बॉडी। और बेटा अभी जो है जो आप लोगों का वेक्टर हो गया है ना, वेक्टर हुआ है कि अभी वेक्टर नहीं हुआ है? वेक्टर बेटा हो गया है कि नहीं? अच्छा वेक्टर नहीं हो गया, सर ओके ओके ठीक है बेटा, ठीक, कोई नहीं। हाँ एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है बेटा मुझसे कि डायटम एंड गोल्डन एल्गी। एक मिनट बेटा बता रहा हूँ, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है बेटा, अब है 2021 से जो है बेटा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। वैसे 2 बार होना मुश्किल है बेटा, एक ही बार होगा, डायटम और गोल्डन एल्गी एक ही है। देखो एक्चुअली बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में जो है ना एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट जो है इसमें गोल्डन एल्गी एंड डायटम, गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड भी बोलते हैं और दूसरा डायटम, तो दोनों अलग अलग हैं बेटा, एक ही ग्रुप में है लेकिन क्या है बेटा दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है बेटा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, ये एक ही नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, एक ही नहीं है बेटा, अलग अलग है। और कुछ पूछो बेटा, किसी बच्चे को और कुछ पूछना है पूछो। अच्छा हाँ तुमने पूछा था 23 क्रोमोसोम, मैं बता रहा हूँ। अब देखो अगर तुम ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे तो होता है बेटा ये मेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट है, ये दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बना रहे हैं। ये सबसे पहला सेल होता है बेटा जाइगोट, इसी जाइगोट से पूरा ह्यूमन डेवलप होता है, पूरी ह्यूमन बॉडी डेवलप हो जाती है। तो याद रखो इसी सेल से जो है पूरी बॉडी डेवलप हो रही है, और याद रखो इसी जाइगोट से क्या हो गया, लीवर बन गया, इसी जाइगोट से ब्रेन फॉर्म हो गया, इसी जाइगोट से किडनी बन रही है, इसी जाइगोट से स्किन बन रहा है। ये कैसे पॉसिबल है?
याद रखो बेटा कि चूंकि इसमें जो एक ही ओरिजिन इनकी एक ही है, गैमेट और ये, तो जो इस जाइगोट से जितनी भी सेल बन रही हैं उनमें जो क्रोमोसोम जो है वो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा। इस 46 पेयर में से 23 जो है फादर से आएगा, 23 मदर से आएगा। 46 जो टोटल क्रोमोसोम होंगे, 46 में से 23 क्या होंगे बेटा, पैटर्नल होंगे, 23 मैटर्नल होंगे। अब क्वेश्चन है उठता है बेटा, सारों में एक ही टाइप का क्रोमोसोम आया तो अलग अलग सेल कैसे बन गए, वो लीवर कैसे बन गया, वो किडनी में कैसे कन्वर्ट हो गया। एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि सारी सेल तक सारी इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है, लेकिन होता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो लीवर की सेल है, लीवर की सेल में भी इंसुलिन बनाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन लीवर की सेल में जो इंसुलिन बनाने की इंफॉर्मेशन जो डीएनए में है वो क्या होती है, वो एक्सप्रेस नहीं होती है, उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लीवर की सेल सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करती है जो लीवर को काम करना चाहिए, जो बिलिरुबिन बनाना है, जो आपका यूरिया साइकिल पे जो एंजाइम बनाना है। तो याद रखो बॉडी की जितनी भी सेल है बेटा उसमें सारों में सारी इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन वो अपने, जैसे लंग्स की सेल है तो लंग्स वाली इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करेगी, ब्रेन की सेल है बेटा ब्रेन की इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करेगी, ठीक है ना, ब्लड सेल्स है वो ब्लड की इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करेगी, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है बेटा वो सारी की सारी जो है वो उसमें प्रेजेंट रहती है। और यही चीज हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप जब पढ़ोगे कि जो डीएनए की पैकेजिंग है ना, जैसे डीएनए को पैक करें, सपोज करो ये एक डीएनए है, दूसरा है बेटा मैं इस तरह से कर दिया, ये भी डीएनए के पैकेजिंग है। अब ये देखो कितना कंडेंस पैकेजिंग है बेटा। अब इसको रीड करने के लिए कुछ आ रहा है, कोई भी चीज आप प्रोब है, एमआरएनए आया, ठीक है, या कोई एंजाइम इसको रीड करना चाह रहा है तो इस डीएनए को रीड नहीं कर पाए क्योंकि पूरा टाइटली पैक्ड है, जबकि इस वाले डीएनए को रीड कर लेगा। एग्जैक्टली यही होता है। क्या होता है कि हर सेल में डीएनए के कुछ सेगमेंट टाइटली क्वाइल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा पैक्ड होते हैं, कुछ सेगमेंट क्या होते हैं वो टाइटली क्वाइल्ड नहीं होते हैं, ठीक है, लूज होते हैं। तो क्या होगा, लीवर के सेल में जो लीवर वाली इंफॉर्मेशन होगी वो लूज होगी, और इंसुलिन वाली इंफॉर्मेशन क्या होगी बेटा, वो टाइटली पैक्ड होगी, तो वो इस इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाएगा। तो नेचर ने मैकेनिज्म ऐसा बनाया कि सारी सेल के पास सारी इंफॉर्मेशन जाती है, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ वही इंफॉर्मेशन करती है जिस चीज के लिए क्या है बेटा वो बनी है, जिस चीज के लिए क्या है वो सेल जो है वो बनी है। कुछ कुछ क्लियर हुआ बेटा, डाउट थोड़ा थोड़ा, बहुत सारी चीजें तो अभी भी आपको नहीं आएंगी, कुछ कुछ क्लियर हुआ बेटा। ये बेटा सपोज करो प्लांट सेल है बेटा, प्लांट सेल के बाहर जो है ये सेल वॉल है, ठीक है। अब इसने क्या है बेटा, दो न्यूक्लियस बना दिया, तो दो न्यूक्लियस बना दिया है। अब इस सेल को डिवाइड होना है बेटा, इस सेल को डिवाइड होना है, तो क्या होगा बेटा, इसके बीच में जो है गोल्गी बॉडी आएगा, और क्या करेगा गोल्गी बॉडी जो है कुछ इस तरह से छोटे छोटे गोल्गी बॉडी के फ्रेगमेंट्स आएंगे। गोल्गी बॉडी के फ्रेगमेंट्स जो है सबसे पहले एक फ्रेगमेंट बीच में सेंटर में जमा होगा, फिर पेरीफेरी में, फिर पेरीफेरी में, फिर और पेरीफेरी में। तो क्या होगा, गोल्गी बॉडी जो है उसके गोल्गी बॉडी के जो फ्रेगमेंट्स हैं जो सेल के सेंटर में डिपॉजिट हो रहे हैं उन फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं बेटा फ्रेगमोप्लास्ट, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। सर और पेरीफेरी क्या होता है? ये बीच में है बेटा, और ये जो बाहर की तरफ पेरीफेरी है, आउटर वाला एरिया है ना, ये पार्ट पेरीफेरी है, ये सेंट्रल एरिया है। ये जो बीच वाला पार्ट है ना सेंट्रल एरिया है, जो पेरीफेरी मतलब बाहर, ठीक है। जैसे शहर का आउटर एरिया, जैसे तुम्हारे घर की पेरीफेरी क्या है, जैसे आप जिस जगह रह रहे हैं उसकी जो सराउंडिंग्स है, आया समझ में बेटा? यस आया बेटा? सर। ठीक। सर गोल्गी बॉडी प्लांट में होती कहाँ है? अरे क्यों नहीं होती है प्लांट में? डिक्टियोसोम क्या होता है, गोल्गी बॉडी प्लांट में होती है, लेकिन क्या होती है? अच्छा, डिक्टियोसोम। हाँ, डिक्टियोसोम क्या है, वही तो है। प्लांट में जो गोल्गी बॉडी होती है वो ऐसे जैसे एनिमल में ना खूब बढ़िया से अरेंज होती है एक साथ, एक खूब एक साथ अरेंज होते हैं, लेकिन प्लांट में क्या होगी, एक ही स्ट्रक्चर होगा, मतलब ऐसा स्कैटर्ड होगा, हम उसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, ये यस डिक्टियोसोम सर। गोल्गी बॉडी। सर और क्रोमोमियर क्या होता है? क्रोमोमियर बेटा एक्चुअल में क्या था ना कि जब हम क्रोमोसोम को, ये जैसे क्रोमोसोम है ना, इसको जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखोगे, इसके अंदर क्या होगा, आपको ऐसे ना ये थ्रेड दिखते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्रोमोमियर बोलते हैं।
और बाद में पता चला कि ये क्रोमोमियर एक्चुअल में कंडेंस क्रोमेटिन फाइबर ही है। ये क्या है बेटा? कंडेंस क्रोमेटिन फाइबर ही है। तो एक तरह से तुम बोल सकते हो कि जो है क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोमियर बनाता है, क्रोमोमियर और कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देता है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये है बेटा। और कुछ पूछो बेटा। सर और फ्रेगमोप्लास्ट बनने के बाद क्या होता है, मतलब वैसे कट हो जाता है कि जैसे नॉर्मल एनिमल सेल में होता है? हाँ, एक्चुअल में बेटा ये जो है ना, ये सेल डिवाइड हो गई। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो प्लांट की सेल जो होती है ना बेटा, वो अलग होती है। प्लांट की सेल जो होती है, ये यहाँ पर क्या बन गया बेटा, अब ये दो सेल बन गई, यहाँ पर मिडिल वॉल बन गई। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक सेल वॉल बनेगी, यहाँ पर एक सेल वॉल बनेगी, और ये पूरा एक्सटेंड कर जाएगी। ये पूरा जो है यहाँ तक एक्सटेंड कर जाएगी, ये पूरा एक्सटेंड कर जाएगी। ये मिडिल वॉल बन गई। अच्छा, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना रहा हूँ, रुक जाओ, तब तुमको समझ में आएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ बेटा, इसमें मिडिल वॉल बना लेता हूँ। क्या होगा बेटा, ये जो है, ये सपोज करो फ्रेगमोप्लास्ट डिपॉजिट हुआ और ये पूरा ऐसे थ्रू एंड थ्रू ऐसे एक्सटेंड कर गया, ऐसे एक्सटेंड कर गया। अब क्या होगा, इसके दोनों तरफ इधर एक सेल वॉल इधर बन गई और एक सेल वॉल इधर बन गई। तो ये दो सेल बन गई आपकी, देखो दो सेल में डिवाइड हो गई। इसको थोड़ा हटा दो, ये दो सेल बन गई, यहाँ पर एक सेल बन गई, ये एक सेल है, एक दूसरी सेल है, और इन दोनों सेल के बीच में क्या आ गया, मिडिल लैमेला आ मिडिल गया। लैमेला। हाँ वेरी गुड, मिडिल लैमेला कैंसर पेक्टेड की बनी हुई है, मिडिल लैमेला हो। आ रहा है बेटा? ओके सर। सर प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम होता नहीं है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या होता है? बेटा प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, तो क्या होता है कि प्लांट सेल में जो स्पिंडल बनते हैं ना, वो विदाउट सेंट्रियोल को बनते हैं। उनमें जो स्पिंडल हैं वो सेंट्रियोल के बगैर नहीं बनते। उनका क्या होगा, ऐसे यहाँ जहाँ से कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं समझ में ही नहीं आता, लेकिन स्पिंडल उनमें भी बनते हैं। तो जैसे अगर मैं बताऊं, ये सपोज करो, ये प्लांट सेल में स्पिंडल कुछ इस तरह से दिखेगा, सेंट्रियोल नहीं नजर आएगा। लेकिन एनिमल सेल में क्या होगा बेटा, जो स्पिंडल फाइबर है, एनिमल सेल में जो स्पिंडल फाइबर है वो आपके सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं। तो चूंकि प्लांट सेल में जो है सेंट्रियोल नहीं बन रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनेस्ट्रल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एनेस्ट्रल। और एनिमल सेल को बोलते हैं एम्फीएस्ट्रल। ये क्या है बेटा, अभी तो हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसा टर्म यूज ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? एनेस्ट्रल एंड एम्फीएस्ट्रल, ठीक है? तो जो प्लांट होता है बेटा, उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो एनेस्ट्रल होता है, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल नहीं बन रहा है, ठीक है? और जबकि एनिमल्स में जो होता है वो एम्फीएस्ट्रल होता है, एम्फी बोथ एंड पे जो है वो एस्ट्रल बन रहे हैं, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, तब क्लास अब ओवर करें? यस सर। ठीक है Yes, बेटा, sir. चलिए ध्यान रखिए। चलो बेटा, बाय। चलो, थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम।